साथियों, हमने जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पार्ट 1 में कारक उनकी बात कर लिए। ये हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में जो है तो हम कुछ अन्य कारणों को भी जानेंगे कि जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो साथियों हमारा जो पहला कारक है कि सामाजिक वातावरण और उसका प्रभाव। तो कहीं ना कहीं बालक के विकास को भी सामाजिक वातावरण यानी समाज का वातावरण भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो बालक के विकास को प्रभावित करने में परिवार का वातावरण अपनी अहम भूमिका का निर्माण करता है। तो इसमें जो सामाजिक वातावरण है या परिवार का वातावरण है वह भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका जो बालक के विकास में भी करता है ना। समाज का बालकों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में अनेक प्रकार के जो है तो कि कुशलताएं योग्यताएं लेकर क्या बालक अपने साथ अलग अलग सोच माहौल लेकर आते हैं। जो विद्यालय में बालक आते हैं तो कई विभिन्न वातावरण के और विभिन्न भाषाओं वाले भी बालक आते हैं। तो उनसे क्या होता है कि विद्यालय का वातावरण एक सुनिश्चित अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। क्योंकि जो विद्यालय का वातावरण होता है साथियों वह एक सुव्यवस्थित होता है, संगठित होता है, सुरक्षित होता है ना, और आदर्श वातावरण होता है। तो उस आदर्श वातावरण में क्या कि कई सारे जो बालक आते हैं विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले। तो कहीं कहीं तो बाहर का वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतः अलग होता है। क्योंकि जो बाहर का वातावरण होता है वह विद्यालय के वातावरण से कहीं अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है, भिन्न प्रकार का हो सकता है। हमारा देश विविधताओं का देश है। जैसे जो हमारा देश है वह विविधता यानी यहाँ जो है तो कई समाज, जातियाँ, बोली, भाषा, कई प्रकार के जो लोग हैं हमारे भारत देश में निवास करते हैं। जैसे बालक की विविधता साधन ही नहीं, जो बालक की विविधता है ना, तो उससे क्या जो हमारे विद्यालय के वातावरण में क्या है कि उस तरह के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और ना ही उन साधनों की संपन्नता होती है जिससे हमारे जो बाहरी वातावरण से जो बालक आते हैं उनकी जो मुख्य समस्या है तो वो जो है तो इन सभी वातावरणीय समस्याओं से जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है तो समस्त कठिनाइयाँ विद्यालय को झेलनी पड़ती हैं। तो चूँकि हमारे विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की कमी होने के कारण, आवश्यक संसाधनों की कमी होने के कारण तो जो बालक आते हैं हमारे विद्यालय में अध्ययन के छात्र के जो आते हैं अध्ययन के लिए, तो उनसे क्या मुख्य प्रकार कुछ समस्याएं होती है जो वो समस्याएं विद्यालय के लिए एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है ना। और उन समस्या का समाधान जो है तो विद्यालय को खोजने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे फिर दूसरा हमारा साधन साथियों अगर बात करें विद्यालय का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं विद्यालय का प्रभाव भी जो है तो बालक के विकास को भी प्रभावित करता है। जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो विद्यालय में और अधिक सुलभ साधनों की अपेक्षा रखता है। तो बालक जब विद्यालय में आता है, प्रवेश लेता है, तो वह विद्यालय से कहीं ना कहीं अपेक्षा रखता है कि अगर हम विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में जो है तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमें अधिगम के नए नए साधन मिलेंगे जिससे हम अपने शैक्षिक स्तर को कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ा सकते हैं। विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार बालक के प्रति सरल, सौम्य तथा स्नेह होना चाहिए। यानी जब बालक या बालिका विद्यालय में जाती है तो वहाँ के जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार सरल स्वभाव और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालकों में क्या है कि शिक्षा के प्रति और अधिक रुचि जागृत हो सके। और बालकों को विद्यालय में ऐसा माहौल उपलब्ध कराना चाहिए कि बालक जो है तो उसे घर की याद न आए, अपने माता पिता की याद न आए जब तक वह विद्यालय में है। और विद्यालय परिसर कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और एक शिक्षक पर कम से कम 20 से 25 बालकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, है ना। अच्छे विद्यालय में पठन पाठन की सामग्री, बालकों के खेलने का सुंदर खिलौने, बाग बगीचे आदि भौतिक संसाधन होने चाहिए, है ना। विद्यालय के प्रति आकर्षित हो सके और विद्यालय का समय विभाजन चक्र विद्यालय में बड़े छात्रों की अपेक्षा छोटे
आयु के छात्रों का जो विभाजन चक्र है वह अंतर होना चाहिए। यानी अगर सामान्य सी बात अगर कही जाए तो विद्यालय का समय चक्र भी जो है तो बालकों की आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए। यानी जो छोटे बालक हैं उनका समय चक्र सुबह से लगभग 7 से 12 और जो बड़े छात्र हैं तो उनका जो है तो 12 से 5 तक करना चाहिए। और एक जो शिक्षक के अंदर कम से कम 20 से 25 छात्रों को जो है तो अध्ययन के लिए चुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए विद्यालय में, जो विद्यालय में क्या है कि इस समय अंतराल विश्राम, स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रार्थना सभा आदि का जो समय नियत करना चाहिए। यानी विद्यालय में जो होना जो अतिरिक्त समय रहता है उसमें छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, उनसे अधिगम से संबंधित उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं जो है तो विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साथियों जो हमारा टॉपिक है संचार के साधनों का प्रभाव। तो कहीं ना कहीं बालक के सामाजिक, आर्थिक, है ना, मानसिक विकास में जो है तो संचार के साधनों का भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि मानव समुदाय में समझ में और समुदाय एवं मानव समुदाय में समझ में और समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतर प्रतिज्ञाएँ करता है। तो जो मानव समुदाय है वह समझ और समुदाय में क्या है कि अन्य व्यक्तियों के प्रति क्या है अंतर प्रतिक्रियाएँ करता है। अंतर प्रतिक्रियाएँ के जैसे कोई मान लीजिए रिलेटिव है, उसको वह कुछ संदेश भेजना चाहता है, याद करना चाहता है ना, तो इस प्रकार की जो है आंतरिक प्रतिक्रियाएँ वह करता रहता है। इस अंतर प्रतिक्रिया का व्यापक आधार संचार एवं संप्रेषण पर ही सभी प्रकार के मानव संबंध आधारित होते हैं। तो इस प्रकार के जो है तो आधार क्या है, संचार संप्रेषण है ना, जो सभी प्रकार के मानव से संबंधित स्थापित करते हैं, निर्धारित करते हैं। संचार की प्रक्रिया सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन की निरंतरता पर आधारित है। जो संचार की प्रक्रिया है वह सामाजिक एकता पर, है ना, सामाजिक संगठन पर आधारित है। इसके विकास तथा विभिन्न समाजों के मध्य संचार की स्थापना तथा सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। तो जो संचार का जिस देश में जितने प्रबल एवं अत्याधुनिक संचार के साधन उपलब्ध हैं वह देश उतना ही अधिक विकसित देश कहा जाता है। यानी जिस देश में जितने ज़्यादा संचार के साधन उपलब्ध रहेंगे, है ना, व्यवस्थित रहेंगे, तो वो देश क्या है उतना ही ज़्यादा विकसित रहेगा। इस प्रकार जब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान का कार्य व्यापक स्तर पर होता तब वह जनसंचार कहलाता है। तो यहाँ पे बात करें कि जनसंचार और संचार में क्या अंतर है। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा अनेक व्यक्ति को एक साथ एक किसी न किसी माध्यम से संदेश या जानकारी भेजी जाती है तो वह जनसंचार कहलाता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति सुनते हैं। संचार एवं जनसंचार के अंतर का स्पष्टीकरण टेलीफोन अथवा रेडियो के उदाहरण से समझा जा सकता है। तो जब एक व्यक्ति टेलीफोन से दूसरे से व्यक्ति से बात करता है तो वह संचार कहलाता है, और वहीं जो एक व्यक्ति रेडियो पर अपनी बातें असंख्य लोगों को कहता है वह क्या कहलाता है, जनसंचार। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको फ़ोन लगाया तो हमने आपको फ़ोन लगाया तो सिर्फ आप ही से बस बात हुई, लेकिन जब मैं रेडियो से अगर कुछ जानकारी दूंगा, कोई सूचनाएं दूंगा, तो वह आपके अलावा और जितने भी रेडियो से जुड़े रहेंगे वो भी सुनेंगे। तो इस प्रकार के अगर मैंने आपसे बात किया तो वह संचार कहला गया, और जब मैंने एक से अधिक लोगों से बात किया तो वह जनसंचार कहला गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। शिक्षक का प्रभाव बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी जो शिक्षक का प्रभाव होता है वह बालक के विकास पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक ही जो है तो बालक के विकास को गति प्रदान करता है। यदि शिक्षक बालक के साथ मिलकर उसका मार्गदर्शन करता है तो बालक अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यानी जो शिक्षक होते हैं वह अगर अपने बालक के प्रति जो अच्छा विचार रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित ही क्या है कि जो बालक के द्वारा जो सफलता के लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। अतः बालक के जीवन में शिक्षक का बहुत अधिक महत्व है। बिना शिक्षक के बालक का विकास संभव नहीं है।
शिक्षक बालक की रुचि, व्यक्तिगत भिन्नता और उसकी शारीरिक शिक्षण का कार्य करता है, जो छात्र के जीवन को नई विकास का आभास कराता है। तो जो एक शिक्षक होता है प्यारे साथियों, वह बालक के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और बालक की जो अभिरुचि, उसकी मानसिक शारीरिक योग्यता के अनुरूप उसे शिक्षण प्रदान करता है और जो है तो उसके विकास को चहुमुखी मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों, जो कुछ अन्य कारक भी जो है तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले, जैसे पोषण आहार। तो पोषण आहार भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर बालक को अच्छा पोषण मिलेगा तो वह अच्छा विकास करेगा, उसकी शारीरिक मानसिक योग्यता भी विकसित होगी। और अगर उसका पोषण कमज़ोर है, कम है, तो उसका भी जो है तो उस पर विकास का प्रभाव कम पड़ेगा। तो भोजन में खाद्य सामग्री विटामिन युक्त होनी चाहिए। अगर भोजन जो बालक के द्वारा सेवन किया जाता है उसमें भी जो प्रचुर मात्रा में जो विटामिन्स है A, B, C, D, तो इस प्रकार क्या है उसको जो है तो भरपूर मात्रा मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके विभिन्न रोग हैं उससे उससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन के अभाव में बालक को कई रोग लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर बालक को जो है तो भोजन नहीं मिल पाएगा भरपूर मात्रा में, या फिर जो है तो वह क्या होगा, बीमार होगा, बीमार के कारण कई सारे रोग उसे पकड़ लेंगे। फिर वायु, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश भी बालक को उत्तम विकास के लिए आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश भी, अस्वस्थ वायु भी जो है तो उसके विकास को प्रभावित करती है। इस प्रभाव से क्या है कि बालक के कद यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दोष युक्त वातावरण में रहने पर बालक का विकास उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर वह दोषपूर्ण वातावरण में रहेगा, है ना, प्रदूषित वातावरण में रहेगा, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। विकास के साथ साथ इसका प्रभाव बालक के दिमाग पर भी पड़ता है। यानी मान लीजिए अगर बालिका है वह दूषित प्रभाव में, गंदगी में रहती है, नहाएगी नहीं, खोरेगी नहीं, है ना, कपड़े साफ नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास होगा उससे कई सारे जो मानसिक रोग, शारीरिक रोग भी उसे ग्रहण कर लेंगे, पकड़ लेंगे, जिसके कारण उसका विकास असंभव है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे फिर लास्ट हमारा कि विषैले रोग, विषैली औषधियों, चोट आदि के कारण बालक का विकास रुक जाता है। तो मान लीजिए एक बालिका, उसको अगर कोई चोट लग गई, है ना, तो उसके कारण क्या होगा, वो बीमार होगी, बीमारी के कारण उसको जो है तो भयंकर चोट, है ना, मानसिक विकास भी जो है तो प्रभावित होगा। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो बालक या बालिका या किसी भी विकास को जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारण जो है तो निम्न यही हो सकते हैं ना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।